हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, न्यू बैच 2021 ये बैच आपके लिए कल से ही शुरू किया गया है। आप जो भी स्टूडेंट्स 2021 के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये बैच बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, लगातार आपने कोशिश की, मेहनत की, तो आपका 2021 में ये बैच आपको सिलेक्शन जरूर दिलाएगा। चाहे आप सीपी नेट की तैयारी करना चाहते हो, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल या किसी भी स्टेट से आप तैयारी करना चाहते हो इन एग्जाम्स में, तो ये बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको सिर्फ इतना करना है कि लगातार हमारे साथ जुड़े रहना है, लगातार कोशिश करनी, मेहनत करनी अच्छे से। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया, एक दिन छोड़ दिया, फिर पढ़ लिया, ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जिन स्टूडेंट्स का अभी 2020 में सिलेक्शन नहीं हो पाया सीपी नेट के जरिए, वो आप 2021 के लिए तैयार हो जाए। यदि आप लगातार कोशिश करते रहोगे तो आपका जरूर ही 2021 में सिलेक्शन होगा, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, तो कल हमने आपके लिए बायोलॉजी का टेस्ट रखा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया भी है। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का टेस्ट लेकर आए हैं। टॉप 15 क्वेश्चन आज हम आपको कराएंगे और आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कितने क्वेश्चन आपने राइट किए, अभी आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी है जैसा कि हमारा जो पुराना चैनल था वो बंद हो गया बिल्कुल ही। अब आपको उस पर वीडियो भी नहीं दिख रही होंगी, तो ये हमने न्यू चैनल आपके लिए खोला है, बायोलॉजी विद आरती। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और जैसे हमारी उस पर लाइव क्लास चलती थी उसी प्रकार से इस पर भी चलने लगे 2-3 महीने में, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हम करा सकें। क्योंकि लाइव क्लास जब चलती है तो बहुत ही मज़ा आता पढ़ने में, अच्छे क्वेश्चन होते, आप भी जब आमने सामने क्वेश्चन आंसर देते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप 1 महीने या 1.5 में 1000 सब्सक्राइब करवा दें तो इस पर लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो एक बार जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट टेस्ट है। कल हम आपके लिए फिजिक्स का टेस्ट लेकर आएंगे। कल फिजिक्स के 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आज के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखो, यदि आप तैयारी करना चाहते हो तो आप वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए और जो भी हम पॉइंट बताया करें उन्हें नोटबुक में नोट डाउन करते रहेगा। जो भी हम अलग से पॉइंट बताते उन्हें नोटबुक में नोट डाउन करते रहेगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा टारगेट बायोलॉजी, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिस पर हम आपको इसकी पीडीएफ डाल देंगे। और अलग से जो भी हम पॉइंट बताया करें उन्हें अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहिए। जैसे ही एग्जाम टाइम आता है तो उसे बाद में रिवाइज कर लो, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। देखो, तैयारी एक दिन में नहीं होती है, लगातार आप तैयारी करोगे 6-7 महीने तो पक्का सिलेक्शन आपका होगा, इसमें कोई शक नहीं है। 100% हम गारंटी लेते हैं। तब लगातार 6-7 महीने आपने तैयारी अच्छे से कर ली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो आपका सिलेक्शन 2021 में कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। ओके, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि नायलॉन के आविष्कार के साथ निम्न में से कौन संबंधित है। जो नायलॉन होता है एक प्रकार का पॉली यानी बहुलक होता है, तो नायलॉन के आविष्कार के साथ निम्न में से कौन संबंधित है, कौन वैज्ञानिक है जो इससे संबंधित है। जे नाइस्फोर, नाइप्से, जॉन कार्वट, डॉक्टर वेलेस तथा केराथर्स, लुई पास्चर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वेलेस एच केराथर्स। डॉक्टर वेलेस एच केराथर्स, इन्होंने नायलॉन का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन ठीक है? सी ऑप्शन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर है। डॉक्टर वेलेस एच केराथर्स, इन्होंने नायलॉन का आविष्कार किया हुआ था। अब बात करते हैं नायलॉन क्या है। तो नायलॉन एक प्रकार का पॉलीएमाइड रेशा है। क्या है? पॉलीएमाइड रेशा है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो किया जाता है वो मछली पकड़ने वाला जो जाल होता है
तथा पैराशूट जो मछली पकड़ने वाला जाल, पैराशूट के कपड़े में और ब्रश बनाने में किया जाता है। तो ये जो पॉइंट हम अलग से बताते हैं, इनको नोटबुक में नोट डाउन कर लिया करो। नायलॉन क्या है? तो नायलॉन एक प्रकार का पॉलीएमाइड रेशा है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको ये इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग जो होता है वो मछली पकड़ने वाले जाल में होता है, पैराशूट में होता है और साथ ही साथ ब्रश में भी किया जाता है। तो ये क्या है? पॉलीएमाइड होता है। क्या होता है? पॉलीएमाइड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट आंसर होगा। जो भी क्वेश्चन हम लेकर आए उनको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे जिससे और भी पॉइंट आपको क्लियर होते जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आज का हमारा, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? जिसे निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है, जिसे नोबेल गैस भी कहा जाता है। अक्रिय गैस को कई नामों से जाना जाता है, निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस प्लस नोबेल गैस। हीलियम है कि आर्गन है कि नियोन है कि रेडॉन है। तो वायुमंडल जो होता है उसमें सबसे ज्यादा जो अक्रिय गैस पाई जाती है वो आर्गन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आर्गन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? जो बी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। अब बात करते हैं कि वायुमंडल में पाई कौन सी नहीं जाती है। तो रेडॉन जो गैस होती है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। रेडॉन मतलब आरएन। जो आरएन जो होती है, रेडॉन जो गैस होती है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। रेडॉन को छोड़कर बाकी की जितनी भी अक्रिय गैसें होती है वो सभी किसमें पाई जाती है? वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, और ये कौन सी गैस है? रेडॉन। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो राइट होगा। सबसे ज्यादा पूछी जाए तो आर्गन गैस होती है। चलिए, बाकी की जो गैस है ये लिखी है वो सभी अक्रिय गैस है। हीलियम भी अक्रिय है, नियोन भी है, रेडॉन भी है, आर्गन है, एक क्रिप्टॉन भी होती है। ये सभी अक्रिय गैस होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? दूसरी बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? देखो, पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया था वो हमारा हिरोशिमा में फेंका गया था। हिरोशिमा नाम का एक शहर है, उस पर फेंका गया था। जापान के शहर है ये। दूसरी बार जो परमाणु बम फेंका गया था वो नागासाकी में फेंका गया था। कितनी डेट में? तो 9 अगस्त 1945। 9 अगस्त 1945 में फेंका गया था। कब फेंका गया था? 9 अगस्त 1945 में फेंका गया था। पहली बार कब फेंका गया था? तो पहली बार जो फेंका गया था वो 6 अगस्त को फेंका गया था। अब बात करते हैं यहाँ पे जो पॉइंट पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है। दूसरी बार जो परमाणु बम फेंका गया था नागासाकी में, उसका नाम क्या था? तो उसका जो नाम था वो लिटिल बॉय। जो दूसरी बार फेंका गया था उसका नाम जो था वो फैट मैन था। क्या नाम था? फैट मैन। पूछा जाता है कि दूसरी बार जो परमाणु बम फेंका गया था उसका नाम क्या था? तो फैट मैन था। और पहली बार जो फेंका गया था परमाणु बम, उसका नाम जो था वो लिटिल बॉय था। क्या नाम था? लिटिल बॉय। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि ये बम जो पहली बार फेंका गया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर पर, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम लिटिल बॉय था। और दूसरी बार जो फेंका गया था उसका नाम फैटमैन 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फेंका गया था। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिए, पहली बार हिरोशिमा फेंका गया था और दूसरी बार नागासाकी पर फेंका गया था। कब? 1945 ईस्वी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो स्टील में जो कार्बन का प्रतिशत होता है वो 0.1 से लेकर 1.5% होता है। 0.1 से लेकर 1.5% होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके सीपी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में। तो इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखें। तो स्टील में जो कार्बन का प्रतिशत होता है वो 0.1 से लेकर 1.5 होता है। और कार्बन क्यों मिलाया जाता है? तो उसकी कठोरता के लिए, यानी कठोरता और ज्यादा बढ़ जाए इसलिए उसमें कार्बन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए ऑप्शन। तो कितनी होती है? 0.1 से लेकर 1.5% होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऑक्सीजन और ओजोन है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? एलोट्रॉप से, आइसोमर से, आइसोबार है कि आइसोटोप से? तो ऑक्सीजन जो ओजोन, ऑक्सीजन जो होता है और ओजोन जो होती है वो ओजोन यानी O3,
ये क्या होता है, ये अपर रूप होते हैं ऑक्सीजन के, जो एक दूसरे के अपर रूप है। ऑक्सीजन का अपर रूप ओजोन होता है, तो इसलिए इनको एलोट्रॉप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है अपर रूप। क्या होता है, अपर रूप। तो ये ऑक्सीजन का अपर रूप है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन और जो ओजोन होते हैं वो तीनों दोनों क्या होते हैं, अपर रूप होते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एलोट्रॉप्स कहा जाता है। तो आप दोनों में याद रखें, इंग्लिश हिंदी दोनों ही में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो राइट आंसर होगा। ओजोन और ऑक्सीजन क्या है, तो एक दूसरे के क्या अपर रूप होते हैं, एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का हमारा, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्चतम विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। निम्न में से किसका सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, कांच का है कि शीशा का है, जल का है या तांबा का है। तो सबसे ज्यादा जो मान होता है वो जल का होता है। ऑप्शन नंबर जो सी लिखा है वो राइट आंसर है। जल का जो विशिष्ट ऊष्मा जो मान होता है, सबसे ज्यादा जो विशिष्ट ऊष्मा का मान देखा जाए तो सबसे ज्यादा जल का होता है। कितना होता है वो हम अभी आपको बताते हैं, ठीक है। तो नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा इसका मान कितना होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा इसका मान अलग अलग होता है। यदि आपसे कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो इसका जो मान होता है जल का वो 1 होता है। 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो होता है किसमें, कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में। किसमें होता है, कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में, ग्राम कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में। अब बात की जाए कि जूल प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है, क्योंकि ऊष्मा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो बात की जाए जब जूल में, तो इसका जो मान होता है वो 4.186 होता है। 4.186 जूल, याद कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जूल प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, जूल प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कितना मान होता है, विशिष्ट ऊष्मा में या जल का मान पूछा जाए, विशिष्ट ऊष्मा के ये मात्रक भी होते हैं दोनों, तो याद कर ले। तो जल का जो मान होता है वो 4.186 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट आंसर है। सबसे ज्यादा जो विशिष्ट ऊष्मा का जो मान इनमें से वो जल का होता है। किसका होता है, जल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का हमारा, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए कौन से द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। जो आर्टिफिशियल जो वर्षा होती है, जो पानी बरसता है, वो उसमें किस चीज का प्रयोग किया जाता है, सूखी बर्फ का, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड या ये सभी। तो याद रखिए सूखी बर्फ का भी किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का भी किया जाता है और सिल्वर आयोडाइड का भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो राइट आंसर होगा, ये सभी इनका प्रयोग किसमें किया जाता है, तो कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। जो कृत्रिम वर्षा होती है वो इन्हीं के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी डी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, द्रवीदन, संवेदनहारक, अग्निशामक या आपको इन्हीं में से बताना होगा। तो जो क्लोरोफॉर्म होता है CH-Cl3 जिसे कहते हैं, वो एक प्रकार का संवेदनहारक होता है। यानी संवेदनहारक का मतलब कह सकते हो आप निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखो द्रवीदन होता नहीं, ये बात क्लियर है। अग्निशामक होता नहीं, आग को बुझाने में इसका प्रयोग किया नहीं जाता है। तो इसका प्रयोग जो किया जाता है वो संवेदनहारक में किया जाता है, यानी संवेदनाओं को कम करने के लिए किया जाता है। तो आप कह सकते हो निश्चेतक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 ये किसका सूत्र होता है, क्लोरोफॉर्म का। तो ये किसके रूप में किया जाता है, निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे हम संवेदनहारक कह सकते हैं। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो राइट आंसर होगा। केवल दो ही सही है, बाकी के द्रवीदन है नहीं, अग्निशामक के रूप में किया नहीं जाता है। तो क्लोरोफॉर्म का जो उपयोग किया जाता है वो किसके रूप में किया जाता है, निश्चेतक के रूप में किया जाता है, संवेदनाओं को कम करने के लिए किया जाता है।
ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो वीडियो को लास्ट तक देखना, हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ही लाइन लेकर आए जो सुनकर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए, तो वो लाइन सुन के जाएं। ठीक है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन सा है। आइसोटोप का मतलब आप समझते होंगे, समस्थानिक। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, समस्थानिक। तो U-235 जो होता है इसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो राइट आंसर होगा। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है, किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, आपको पता होगा यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 92 होता है। कितना होता है, 92। उसका जो समस्थानक होता है, समस्थानिक 235, उसी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हैलोजन तत्वों में देखा जाए तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा होता है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है। तो सबसे ज्यादा जो अभिक्रियाशील होता है जो तत्व हैलोजन तत्वों में देखा जाए तो फ्लोरीन होता है। कौन सा होता है, फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए ऑप्शन। तो बात करते हैं हैलोजन तत्वों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन यानी एफ होता है। एफ यानी F919। F919 इसका 9 होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, और 19 जो होता है वो इसका परमाणु भार होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आज का हमारा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है, वियोजन, ऑक्सीकरण, अपचयन या आयनन। तो देखो वनस्पति घी जो औद्योगिक उत्पादन में जब किया जाता है, उद्योग में जब बनाया जाता है, उत्पाद किया जाता है इसका, तो अपचयन विधि का प्रयोग किया जाता है, रिडक्शन विधि का उपयोग किया जाता है, जिसे हम अपचयन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में किस विधि का उपयोग किया जाता है, किस विधि में काम लाई जाती है, तो वो आप याद रखिए वो अपचयन का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं इंग्लिश में, रिडक्शन इसको इंग्लिश में कहा जाता है, REDUCTION। इसमें क्या होता है इस विधि में, तो याद रखें इस विधि में हाइड्रोजन का पृथक्करण होता है, हाइड्रोजन का पृथक्करण होता है और ऑक्सीजन का मिलन होता है। ऑक्सीजन जुड़ती है इसमें और हाइड्रोजन का पृथक्करण होता है, किसमें, अपचयन विधि में। तो वनस्पति घी को बनाने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, अपचयन विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 11 है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर भी पता होगा शायद। निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किसको पेंसिल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, चारकोल का, फॉस्फोरस का, गंधक सल्फर का या ग्रेफाइट का। तो याद रखिए ग्रेफाइट का प्रयोग किसमें किया जाता है, पेंसिलों को बनाने में किया जाता है, जो एक प्रकार का कार्बन का अपर रूप है। किसका अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है। और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, पेंसिल में किया जाता है। पेंसिलों में किसका उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। और ये किसका रूप है, किसका अपर रूप है, तो ये जो अपर रूप है वो कार्बन का अपर रूप होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पानी से लोहा तथा मैंगनीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। पानी से लोहा को Fe और मैंगनीज को यदि हटाना है तो किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जाते हैं, चूना सोडा उपचार से, निषेधन से, वायु मिश्रण से या क्लोरीनीकरण से। तो याद रखिए पानी से यदि लोहा और मैंगनीज को हटाना है तो क्लोरीनीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरीनीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। पानी से यदि लोहा मैंगनीज को हटाना है तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीनीकरण का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का भी आंसर आपको पता होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया
को क्या कहा जाता है? रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सल्फोनेशन, गैल्वेनाइजेशन, बल्कनीकरण या त्वरण कहा जाता है। तो याद रखिए, रबड़ को जब सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाई जाती है तो उसे बल्कनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वल्कनीकरण कहा जाता है, वल्केनाइजेशन कहा जाता है इंग्लिश में से। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना होगा कि रबड़ में सल्फर को क्यों मिलाया जाता है, रबड़ में सल्फर का प्रयोग क्यों किया जाता है। इस बात को आप बताना थोड़ा डिटेल से अच्छे से मुझे कि रबड़ में सल्फर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी ऑप्शन राइट होगा, वल्कनीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आज का हमारा, एस्पिरिन का साधारण नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो इसे याद कर लें और नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लें। एस्पिरिन का साधारण नाम क्या है? तो एस्पिरिन का जो साधारण नाम होता है वो एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल होता है, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। अब बात करते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C9H8 और O4। ये अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर ले, C9H8O4। ये किसका सूत्र होता है? तो ये एस्पिरिन का सूत्र होता है। इसका जो साधारण नाम है, साधारण नहीं, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसका जो सूत्र होता है, रासायनिक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? C9H8O4 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। निम्नलिखित में से क्या जल का स्थायी कठोरता का कारण है? निम्नलिखित में से क्या जल का स्थायी कठोरता का कारण है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो ये आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। देखिए सबसे अच्छा और सबसे राइट आंसर कौन देता है। कल का जो क्वेश्चन बायो का था वो अच्छा जिन्होंने भी दिया है उसका आंसर सही दिया, और आपसे रिक्वेस्ट यही हम करते हैं कि आप क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करो, जिससे हमको भी पता लगे कि हाँ आप पढ़ रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे तब तक हमें भी नहीं लगता कि आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। यदि मेहनत करते रहोगे, लगातार पढ़ते रहोगे अभी से, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है। जो कोशिश करेगा उसे जरूर सफलता मिलेगी। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि जल का स्थायी कठोरता का क्या कारण है। चलिए, तो आज हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस भी लेकर आए जो हमने अभी आपको बताई थी। इंपॉर्टेंट लाइंस क्या है हम थोड़ा आपको सुनाते हैं जिससे आपका मन और मोटिवेट हो। बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। वक्त का मतलब क्या होता है? समय। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो ये कुछ लाइन्स थी, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट्स अभी हमसे न्यू जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल को क्लिक कर लें, जिससे सीपी नेट से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आए या किसी भी से, चाहे सीपी नेट हो चाहे किसी भी एग्जाम से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आए और जो भी हम वीडियो डालें आपके लिए आपके पास तुरंत हमारी वीडियो पहुँच जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। 15 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही गए हुए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके, बाय।